हेलो दोस्तों, स्वागत है जय भोले कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, मैं अमित सिंह आपका जय भोले कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज से हम भूगोल की क्लास को स्टार्ट करेंगे और भूगोल की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपका भूगोल का संक्षिप्त परिचय कराएंगे। इसके उपरांत चैप्टर बाय चैप्टर हम आपको भूगोल के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भूगोल में हमें किसका अध्ययन करना है, किसका नहीं। तो दोस्तों, ये जानकारी प्राप्त करने से पहले मैं आपको बता दें कि भूगोल जो है, भूगोल शब्द से ही हमें उसकी परिभाषा को पता चलता है। उसकी परिभाषा क्या है, भूगोल में हमें किसका अध्ययन करना है, उसके शब्द से ही हमें पता चल जाता है। कैसे? जैसे लिखा हुआ है भूगोल। भू मीन्स क्या होता है दोस्तों? भू मीन्स होती है आपकी पृथ्वी। भू मीन्स क्या होती है? पृथ्वी। और पीछे लिखा हुआ है गोल। गोल का मतलब आप लोग पता ही होता है कि गोल का मतलब चारों तरफ, यानी कि भूगोल यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ जो भी आपकी भौतिक चीजें, जो भी भौतिक वस्तुएं पाई जाती हैं, उनका अध्ययन करना ही हमारा भूगोल कहलाता है। ये परिभाषा हम उसके शब्द से भी निकाल सकते हैं। दूसरी परिभाषा हम अपने शब्दों में भी कह सकते हैं, हम अपने नॉलेज के हिसाब कह सकते हैं। जैसा कि मान लेते हैं आपकी ये क्या है, ये पृथ्वी है। आपकी ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी के नीचे, कहने की हमारी परिभाषा है जो हमने अपनी तरफ से बनाई है, इस पृथ्वी के नीचे और इस पृथ्वी के ऊपर तथा पृथ्वी के सतही भाग अर्थात भूप्रपटी, पृथ्वी के सतही भाग के भौतिक वस्तुओं या जो भी वस्तुएं आपकी प्रकृति वस्तुएं पाई जाती हैं, उन सारी वस्तुओं का अध्ययन ही हमारा भूगोल कहलाता है। कैसे? आइए समझते हैं। लिखा हमने बताया कि पृथ्वी के भीतर या पृथ्वी के नीचे बोल सकते हैं। भीतर का मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी के आंतरिक में कितनी प्लेटें पाई जाती हैं, प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत जो हम लोग पढ़ते हैं, और इसके अंदर कौन से आपके खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, कौन सा लावा पाया जाता है, और ये भूकंप आने की परिस्थिति और ज्वालामुखी फूटने की परिस्थिति, ये जो सारी घटनाएं घटती हैं आपकी पृथ्वी के अंदर, इनका अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत ही करते हैं। इसके उपरांत हमने बताया पृथ्वी के ऊपरी भाग। पृथ्वी के ऊपरी भाग का मतलब ये होता है, यानी कि कहने का मतलब हम लोग पृथ्वी पर खड़े हैं और पृथ्वी के ऊपर देखते हैं जो भी हमारा आकाश मंडल है, जो भी हमारा अंतरिक्ष है, जो भी हमारा ब्रह्मांड का दृश्य दिखाई देता है, उन सारी वस्तुओं का, उन सारे ग्रह उपग्रह सौरमंडल आकाश गंगाओं का अध्ययन ही हमारा पृथ्वी का ऊपरी अध्ययन कहलाता है। ठीक है ना? और ये सारी अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत ही करते हैं। इसके उपरांत हमने बताया पृथ्वी की भूप्रपटी। पृथ्वी के भूप्रपटी यानी पृथ्वी की सतही भाग में जहां हम लोग रहते हैं, स्थलमंडल यानी स्थलमंडल, जलमंडल, जो भी है आपकी पृथ्वी की भूप्रपटी पर, उसका सारा अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है? पृथ्वी का सतही भाग। कहने का मतलब है जो स्थलमंडल में आपके महाद्वीप हैं और इस जलमंडल में आपके महासागर हैं, इन सारी चीज़ों में जो भी आपकी भौतिक वस्तुएं पाई जाती हैं, जैसे झील, नदियाँ, है ना, पहाड़ और आपके जलडमरू मध्य, ये सारी वस्तुएं हम किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं? भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो हमें केवल 3 पॉइंट याद रखना है। भूगोल के अंतर्गत हमें क्या अध्ययन करना है? पृथ्वी के नीचे का भाग, पृथ्वी के ऊपर का भाग और पृथ्वी के सतही भाग में, इन तीनों जगह पर जो हम अध्ययन करते हैं वो आपका भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको भूगोल की परिभाषा का अच्छा ज्ञान हो गया होगा कि हमें भूगोल के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब भूगोल को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें अध्ययन हेतु ये जो आपकी भूगोल है, भूगोल को 19वीं शताब्दी के अंत में ही इसे मान्यता मिली और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में पर्यावरण तथा मानव भूगोल के अध्ययन हेतु आपके समाज में लाया गया था। इसके उपरांत आज जो आधुनिक समय में हम भूगोल का अध्ययन करते हैं वो हम 2 भागों में डिवाइड कर ही पढ़ते हैं। कैसे? आप लोगों को पता होगा विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। विश्व के भूगोल में हम सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जैसे आपका ब्रह्मांड के अंतर्गत, ब्रह्मांड में आप आकाशगंगा को पढ़ेंगे, सौरमंडल को पढ़ेंगे, ग्रह को पढ़ेंगे, उपग्रह को पढ़ेंगे, और आप क्षुद्र ग्रह वगैरह जो तारे होते हैं, इन सारी ग्रह उपग्रहों का अध्ययन जो करेंगे वो सब आप भूगोल के, विश्व के भूगोल में ही अध्ययन करेंगे। पृथ्वी के भूप्रपटी पर भाग जो आपका महाद्वीप पड़ते हैं, जो विश्व में जो सारे देश हैं, जो कंट्री हैं, विश्व के महाद्वीप में ही पड़ते हैं। और आपका
जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सारी घटनाएं भी हम विश्व के भूगोल में ही अध्ययन कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमने बताया कि भारत का भूगोल। दोस्तों भारत के भूगोल में हमने भारत के ही बारे में संक्षिप्त परिचय कराया है, यानी कि भारत के बारे, जो भारत के अंदर जो भौतिक वस्तुएं पाई जाती हैं, भारत के अंदर जो घटनाएं घटती हैं, उन सारी चीज़ों का अध्ययन हम भारत के भूगोल में ही पढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास से हम विश्व के भूगोल की ओर ले चलते हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको भूगोल से संबंधित जो हमारे खगोल शास्त्री हुए हैं उनके बारे में कुछ परिचय कराना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो आपकी भूगोल है, भूगोल को हम इंग्लिश में बोलते हैं जियोग्राफी। क्या बोलते हैं दोस्तों? जियोग्राफी। दोस्तों जियोग्राफी का अर्थ होता है, जियो मीन्स होता है, जैसे लिखा हुआ है जियोग्राफी, जियो मीन्स होता है आपका पृथ्वी। जियो मीन्स क्या होता है? जियो मीन्स होता है पृथ्वी, जबकि ग्राफी मीन्स आपका क्या होता है? वर्णन। ग्राफी मीन्स क्या होता है? वर्णन। जियो मीन्स पृथ्वी और ग्राफी मीन्स क्या हो जाएगा? वर्णन। अगर इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं वर्ड को, तो इधर हो जाएगा जियोग्राफी, और हिंदी में बोलेंगे तो पृथ्वी का वर्णन। यानी कि जहां पर पृथ्वी का वर्णन होगा वही आपकी जियोग्राफी कहलाएगी, वही आपकी भूगोल कहलाएगी। आई बात समझ में? तो दोस्तों ये जियोग्राफी का मतलब पृथ्वी का वर्णन, यानी कि अब ये पृथ्वी का वर्णन किसी न किसी वैज्ञानिक ने जरूर किया होगा। भूगोल के जनक कोई ना कोई जरूर हुए होंगे। तो दोस्तों जियोग्राफी यानी पृथ्वी का वर्णन करने वाले पहले हमारे वैज्ञानिक हुए थे हिकैटियस। ये हिकैटियस वैज्ञानिक ने क्या किया था? सबसे पहले जसपीरियोडस, कौन सी पुस्तक है? एक जसपीरियोडस। कौन सी पुस्तक है? जसपीरियोडस नामक पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले पृथ्वी का वर्णन किया। हमने बताया कि जहां पर पृथ्वी का वर्णन होगा वही तो आपका भूगोल होगा। तो इसलिए इन्होंने अपनी पुस्तक में पृथ्वी का वर्णन सबसे पहले किया। पुस्तक का नाम याद रखना है, जसपीरियोडस, और इसीलिए हिकैटियस को ही भूगोल का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भूगोल के जनक कौन है दोस्तों? पूछा जाता है एग्जाम में। तो भूगोल के जनक आप लोग बताएंगे, क्या बताएंगे? हिकैटियस बताएंगे। क्या बताएंगे? हिकैटियस को बताएंगे। तो हिकैटियस भूगोल के जनक कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने पृथ्वी का वर्णन किया, और वर्णन कहां पर किया? जसपीरियोडस अपनी पुस्तक में किया। ठीक है। हम अगले वैज्ञानिक की बात करें, इराटोस्थनीज। क्या लिखा हुआ है? इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज जो वैज्ञानिक हैं आपके, ये कैसे हैं? इन्हें क्या कहा जाता है? तो जो दोस्तों जो इराटोस्थनीज वैज्ञानिक हैं, इन्होंने सबसे पहले जियोग्राफिका शब्द का वर्णन किया था। क्या किया था? इन्होंने सबसे पहले जियोग्राफिका शब्द का वर्णन किया था। किसने? इराटोस्थनीज ने। ठीक है। इराटोस्थनीज जियोग्राफिका शब्द का वर्णन किया, और सबसे पहले ही इन्होंने पृथ्वी की परिधि का भी वर्णन किया था। इसलिए इराटोस्थनीज को व्यवस्थित रूप से भूगोल का जनक कहा जाता है। देखिए दोस्तों हमने पहले भी बताया भूगोल का जनक, इसमें भी बता रहे हैं। अंतर क्या है कि अगर केवल पूछा जाए भूगोल के जनक कौन है तो हिकैटियस को बताएंगे। अगर पूछ दिया जाए व्यवस्थित रूप से भूगोल के जनक किसे कहा जाता है तो हम बताएंगे इराटोस्थनीज को। ठीक है दोस्तों। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया, और इन्होंने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि का वर्णन भी किया था। इसलिए इराटोस्थनीज को व्यवस्थित रूप से भूगोल का जनक कहा जाता है। दोस्तों एक एग्जाम में जनक के रूप में और पूछा जाता है। अगर पूछ दिया जाए कि वर्तमान में भूगोल के जनक कौन कहलाते हैं, या आधुनिक भूगोल के जनक कौन कहलाते हैं, तो दोस्तों हम बताएंगे अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। किसे बताएंगे? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को बताएंगे। इन्होंने एक तरीके से ये जो आपके अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हैं, ये आपके वर्तमान भूगोल के जनक कहलाते हैं। तो 3 हमने जनक बताए हैं दोस्तों, याद रखेंगे। हिकैटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है, और आपके इराटोस्थनीज को व्यवस्थित रूप से भूगोल को जनक कहा जाता है, जबकि अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को वर्तमान भूगोल के जनक कहा जाता है। तो तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। अब भूगोल के जनक से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि कहां पर भूगोल के जनक हैं, कहां पर व्यवस्थित भूगोल के जनक हैं, और कहां पर आधुनिक या वर्तमान भूगोल के जनक पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अगले वैज्ञानिक की बात करें तो हमारे अगले वैज्ञानिक हैं अनेक्जीमेंडर। ये अनेक्जीमेंडर कौन है? दोस्तों अनेक्जीमेंडर ने सबसे पहले विश्व का मानचित्र, जो आप कैलेंडर में देखते हैं खुला हुआ मानचित्र, तो विश्व का मानचित्र मापन पर बनाने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन हुए थे? अनेक्जीमेंडर। ये भी आपका एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अनेक्जीमेंडर कौन है, तो विश्व का मानचित्र बनाने वाले या विश्व का मानचित्र मापन पर बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन हुए थे, तो हम बताएंगे अनेक्जीमेंडर हुए थे। ठीक है दोस्तों। अगला जो हमारा वैज्ञानिक है वो है मार्टिन बेहम।
कौन है? मार्टिन बेहम। ये कौन है दोस्तों? मार्टिन बेहम विश्व ग्लोब के निर्माता कहलाते हैं। जो ग्लोब आप लोगों ने देखा होगा सरकारी दफ्तरों में या स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, हम लोग ऑफिस में जाते हैं तो देखा होगा एक नीला आकार का ग्लोब रखा रहता है। तो जो ग्लोब होता है वो उसका निर्माण किसने किया? उस ग्लोब में पूरे विश्व का चित्र बना हुआ होता है। तो उस ग्लोब, विश्व के ग्लोब के निर्माता कौन कहलाते हैं? मार्टिन बेहम। उस ग्लोब का निर्माण किसने किया था? मार्टिन बेहम को। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है, तो आप बताएंगे मार्टिन बेहम है। अगले हमारे वैज्ञानिक आते हैं मानचित्र कला के जनक। मानचित्र कला के जनक कौन है? टालमी। मानचित्र कला के जनक कौन है? टालमी है दोस्तों। मानचित्र कला के जनक टालमी है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है गणितीय भूगोल के जनक थेल्स को कहा जाता है। गणितीय भूगोल के जनक किससे कहा जाता है? थेल्स को कहा जाता है। ये जितने भी वैज्ञानिक के नाम हमने आपको बताए हैं सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए हमने आपको रूबरू कराया है दोस्तों। और पृथ्वी को सबसे पहले गोल बताने वाले, वैसे तो पृथ्वी का आकार जियांड आकार का है, एग्जाम में अगर वर्तमान में पूछा जाए तो जियांड बताएंगे, लेकिन पृथ्वी को सबसे पहले गोल बताने वाले हमारे वैज्ञानिक कौन हुए थे? अरस्तु। पृथ्वी को गोल बताने वाले हमारे वैज्ञानिक कौन हुए थे? अरस्तु। दोस्तों ये जितने भी वैज्ञानिक थे इन्होंने एक तरीके बिना कोई टेक्नोलॉजी के अपने केवल बुद्धि से ही ये सारी चीज़ों का वर्णन किया और आपको बताया था, ठीक है। तो हमारे सबसे पहले वैज्ञानिक कौन हुए थे जिसने पृथ्वी को गोल बताया? तो अरस्तु वैज्ञानिक थे। तो ये तो कुछ वैज्ञानिक थे जिनको हमने आज से परिचय कराया। अब हम आपको ले चलते हैं भूगोल की ओर, यानी कि विश्व के भूगोल की ओर। तो विश्व के भूगोल स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पर। पृथ्वी के ऊपरी हिस्से का मतलब ये है कि हम आपको ले चलेंगे ब्रह्मांड की ओर। कहाँ पर ले चलेंगे? ब्रह्मांड की ओर। तो दोस्तों ब्रह्मांड की ओर ले चलने से पहले हम आपको बता दें कि ब्रह्मांड जो है, ये ब्रह्मांड का नाम ब्रह्मांड कैसे पड़ा? दोस्तों ब्रह्मांड का नाम ब्रह्मांड कैसे पड़ा? तो आपको बता दें कि जब मानव मस्तिष्क में एक क्रमबद्ध रूप से एक संपूर्ण विश्व का चित्र उभरा तो मानव ने उसे कॉस्मॉस या ब्रह्मांड की संज्ञा दी। कॉस्मॉस या ब्रह्मांड की संज्ञा दी। तो दोस्तों आपको बता दें कि जैसे ही यानी कि आपकी मानव का नेत्र खुला तो मानव ने जब ऊपरी दृश्य देखा, जितना भी दृश्य देखा, तो मानव ने उसे कॉस्मॉस या ब्रह्मांड की संज्ञा दी। दोस्तों इसके अंतर्गत जो होता है, इसके अंतर्गत हमें किसका अध्ययन करना है? इस ब्रह्मांड के अंतर्गत हमें किसका अध्ययन करना है? तो हमारे विश्व के भूगोल में सबसे पहला चैप्टर जो होगा वो होगा ब्रह्मांड। क्या होगा? ब्रह्मांड। और इस ब्रह्मांड में हमें किसका अध्ययन करना है ये जानकारी हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों ब्रह्मांड के अंतर्गत हम आकाशगंगा, सौरमंडल, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, है ना, और आपके तारे, इन सारी वस्तुओं का ही अध्ययन करेंगे। तो ये सारी चीजों का अध्ययन करेंगे किसमें? ब्रह्मांड में अध्ययन करेंगे। दोस्तों इन जो सम्मिलित रूप से इनका अध्ययन हमारा क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कॉस्मोलॉजी। क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। अब ये ब्रह्मांड के संक्षेप में पहले भी कई सारे वैज्ञानिक हुए थे जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन बहुत सारे खगोल शास्त्रियों ने अपने अपने अनुमान प्रस्तुत किए हैं। जैसे कि पहले हमारे वैज्ञानिक हुए थे क्लॉडियस टॉलमी। कौन थे? ये यूनान के वैज्ञानिक थे, क्लॉडियस टॉलमी। इन्होंने सन 140 ईस्वी में जियोसेंट्रिक की अवधारणा प्रस्तुत की। जो आपके क्लॉडियस टॉलमी थे, इन्होंने अपनी एक जियोसेंट्रिक की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें इन्होंने ये अवधारणा कब प्रस्तुत की? 140 ईस्वी में, जिसमें इन्होंने बताया कि हमारी जो पृथ्वी है ये पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। क्या बताया? कि हमारी जो पृथ्वी है वो पूरे ब्रह्मांड का क्या है? केंद्र। यानी कि पृथ्वी यहाँ पर स्थित है और पूरा ब्रह्मांड है, और इस पृथ्वी के चारों तरफ जितने भी ग्रह हैं, वो जितना भी सौर मंडल है, इस पृथ्वी के चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये हमारे वैज्ञानिक क्लॉडियस टॉलमी ने कहा था। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे पहले हमारे वैज्ञानिक कौन हुए जिन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र बताया था? तो हम बताएंगे क्लॉडियस टॉलमी थे। और इन्होंने कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की थी? जियोसेंट्रिक की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो क्वेश्चन आता है जियोसेंट्रिक की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो हम बताएंगे क्लॉडियस टॉलमी में। इसके बाद हमारे वैज्ञानिक आते हैं कॉपरनिकस। कौन आते हैं?
कॉपरनिकस वैज्ञानिक आते हैं, इन्होंने भी एक हेलियोसेंट्रिक की अवधारणा प्रस्तुत की थी। कौन सी? हेलियोसेंट्रिक की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें इन्होंने ये अवधारणा लगभग 1543 के आसपास प्रस्तुत की, जिसमें इन्होंने बताया, और इन्होंने क्या बताया कि जो आपकी, जैसे आपके क्लारियस टालमी ने बताया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, उसी तरीके से इन्होंने बताया कि सूर्य पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। जिस तरीके से पृथ्वी को बताया था क्लारियस टालमी ने कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है, उसी तरीके से हमारे कॉपरनिकस ने बताया कि सूरज जो है वो पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। ये हमारे पहले वैज्ञानिक हुए थे कॉपरनिकस। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसमें भी पूछा जा सकता है कि कॉपरनिकस एक तरीके से कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की थी? हेलियोसेंट्रिक की अवधारणा। हेलियोसेंट्रिक की अवधारणा में इसमें इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो आपकी जो सूर्य है वो सूर्य पूरे ब्रह्मांड का क्या है? केंद्र है। तो ये हमारे कॉपरनिकस ने बताया था। ठीक है, इसके बाद हमारे वैज्ञानिक आते हैं केपलर। केपलर वैज्ञानिक जो हैं, इन्होंने सारी जो जितनी भी बातें इन्होंने बताई थी आपके क्लारियस टालमी ने और कॉपरनिकस ने, इन दोनों की बातों को क्या किया? झूठा साबित किया और बताया कि जो आपका सूरज जो है वो ना तो ब्रह्मांड का केंद्र है और ना ही आकाशगंगा का केंद्र है। इन्होंने बताया कि जो आपका सूर्य है वो केवल सौर मंडल का केंद्र है। दोस्तों, जिनको पता नहीं होगा सौर मंडल, तो हमारे आगे आने वाले वीडियो में हम आपको सौर मंडल, आकाशगंगा, इन सारी चीजों से आपको अवगत कराएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि कहाँ की बात कहाँ पर की जा रही है। फिलहाल अभी ये संक्षिप्त परिचय चल रहा है, तो हम बता रहे हैं कि जो केपलर हुए थे ये सबसे पहले वैज्ञानिक हुए थे जो सूर्य को सौर मंडल का केंद्र बताने वाले हुए थे। सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य को सौर मंडल का केंद्र बताने वाले वैज्ञानिक कौन हुए थे? तो हम बताएंगे केपलर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारे वैज्ञानिक आते हैं हर्शेल। कौन आते हैं? हर्शेल वैज्ञानिक आते हैं, ये ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने लगभग 1805 ईस्वी में दूरबीन की सहायता से पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन किया, पूरे अंतरिक्ष का अध्ययन किया, और इसमें इन्होंने बताया कि जो आपका सौर मंडल है, जो सौर मंडल है, ये सौर मंडल आकाशगंगा का एकमात्र अंश है। कहने का मतलब ये है, मान लेते हैं ये आपका क्या है? ये आपकी आकाशगंगा है, ये आकाशगंगा है। इस आकाशगंगा में आपका जो सौर मंडल है वो सौर मंडल यहाँ पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, यानी कि पूरी आकाशगंगाओं का एकमात्र अंश क्या है? आपका सौर मंडल है। ये हमारे वैज्ञानिक हर्शेल ने बताया था। तो क्वेश्चन आपको याद रखना है कि हर्शेल पहले वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने बताया था कि आकाशगंगा में सौर मंडल जो भाग है वो आकाशगंगा का एकमात्र अंश है। इसके बाद हमारे वैज्ञानिक आते हैं एडविन पी हब्बल। एडविन पी हब्बल। तो दोस्तों, एडविन पी हब्बल जो हैं ये आपके वैज्ञानिक अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। तो दोस्तों, एडविन पी हब्बल जो हैं, इन्होंने लगभग 1925 ईस्वी में क्या किया था? इन्होंने भी पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन किया, और ब्रह्मांड के अध्ययन करने के बाद इन्होंने लगभग ब्रह्मांड का जो व्यास बताया है, जो आपका ब्रह्मांड है इसका पूरा व्यास जो बताया है, ये हमारे वैज्ञानिक एडविन पी हब्बल है। और व्यास कितना बताया है? लगभग आपका बताया है 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। दोस्तों, प्रकाश वर्ष क्या होता है? दोस्तों, प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है। आप लोगों को पता होगा कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, तो वही 250 करोड़ प्रकाश वर्ष ब्रह्मांड का व्यास बताया है। किसने बताया? एडविन पी हब्बल ने। साथ में इन्होंने ये भी बताया कि हमारे ब्रह्मांड में, यानी कि जैसे जिस तरीके केपलर ने कह दिया कि सूर्य जो है हमारे सौर मंडल का केंद्र है, और हर्शेल ने बताया कि सौर मंडल आकाशगंगा का एकमात्र अंश है। तो जो आपका सौर मंडल आकाशगंगा का एकमात्र अंश है, और यही आकाशगंगाएं हमारे पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारी हैं, यानी कि एक नहीं है, बहुत सारी हैं। ये हमारे वैज्ञानिक किसने बताया था? एडविन पी हब्बल ने। यानी लाखों आकाशगंगाएं हैं आपके पूरे ब्रह्मांड में, एक आकाशगंगा नहीं है, लाखों आकाशगंगाएं हैं आपके ब्रह्मांड में। ये बात बताने वाले हमारे वैज्ञानिक थे एडविन पी हब्बल। तो दोस्तों, हमने जो आपके प्रमुख जो आपके खगोल शास्त्री हुए थे उनके बारे में आपको परिचय कराया, जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि आपको ब्रह्मांड को हम इंग्लिश में कॉस्मोस कहते हैं, और इस ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। और सबसे पहले हमारे वैज्ञानिक हुए थे क्लारियस टालमी, जिन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र बताया, और इन्होंने जियोसेंट्रिक की अवधारणा प्रस्तुत की। दूसरे वैज्ञानिक हुए थे कॉपरनिकस। इन्होंने हेलियोसेंट्रिक की अवधारणा प्रस्तुत की, और इन्होंने बताया कि जो सूर्य है वो ब्रह्मांड का केंद्र है। इसके बाद हमारे वैज्ञानिक आए केपलर। केपलर ने बताया कि सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बल्कि सौर मंडल का केंद्र है। ये केपलर ने बताया। हर्शेल जो हुए, इन्होंने बताया कि जो सौर मंडल है ये आकाशगंगा का एकमात्र अंश है।
हर्षैल ने बताया कि जो सौर मंडल है वो आकाशगंगा का एकमात्र अंश है। और हमारे एडविन पीहवर हैं, इन्होंने एक लिखित ब्रह्मांड का व्यास नापा और ब्रह्मांड का व्यास बताया 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। और इन्होंने ही बताया साथ में कि लाखों आकाशगंगाएं आपके ब्रह्मांड में पाई जाती हैं। इस तरीके से हमने ब्रह्मांड के कुछ ब्रह्मांड से संबंधित जो हम आपके खगोल शास्त्री हुए उनसे आपको रूबरू कराया। अब हम आपको ले चलते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित हमारे धर्म के अनुसार, खगोल शास्त्री के अनुसार, वैज्ञानिकों के अनुसार बहुत सारे मतभेद हैं। इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन इसके जो आपके खगोल शास्त्री कुछ हुए हैं जो आपके हमने बोर्ड में लिख रखा है, इनसे संबंधित आपकी जो भी बातें हैं वो कुछ सही साबित होती हैं। लेकिन सबसे सर्वोत्तम जो सिद्धांत है वो हमारा हुआ है आपके बिग बैंग का सिद्धांत। तो आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो आपकी बातें हैं उनकी ये जो बिग बैंग का सिद्धांत है, समावस्था का सिद्धांत है, दोलन सिद्धांत है, धूल परिकल्पना का सिद्धांत है और निहारिका आपकी परिकल्पना का सिद्धांत है, ये सारे सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि बिग बैंग का सिद्धांत किससे संबंधित है, समावस्था का सिद्धांत किससे संबंधित है, दोलन का सिद्धांत किससे संबंधित है, धूल परिकल्पना का सिद्धांत किससे संबंधित है, निहारिका परिकल्पना का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो दोस्तों हम बताएंगे भूगोल विषय से संबंधित है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। तो ये सारी जानकारी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए। आपके इन वैज्ञानिकों के नाम भी दिया हुआ है कि जिन वैज्ञानिकों ने इनका सिद्धांत दिया, जैसे बिग बैंग का सिद्धांत जॉर्ज लेवेंतर द्वारा दिया गया, समावस्था का सिद्धांत थॉमस गोल्ड व हर्मन बॉडी के द्वारा दिया गया, दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन सन्डेज द्वारा दिया गया और आपके धूल परिकल्पना का सिद्धांत ऑटो स्मिथ के द्वारा दिया गया, जबकि निहारिका परिकल्पना का सिद्धांत लाप्लास द्वारा दिया गया। दोस्तों इन सारे सिद्धांतों में से जो सबसे अच्छा सिद्धांत है वो आपका कौन सा है, वो आपका है बिग बैंग का सिद्धांत। कौन सा है? बिग बैंग का सिद्धांत। अब ये बिग बैंग का सिद्धांत है जो जॉर्ज लेवेंतर द्वारा दिया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है बिग बैंग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया जाता है? जॉर्ज लेवेंतर के द्वारा दिया जाता है। ये जो बिग बैंग का सिद्धांत है इसमें जो सिद्धांत दिया जॉर्ज लेवेंतर ने क्या बताया? तो दोस्तों सन 1960 से 70 के दशक में बिग बैंग का सिद्धांत प्रस्तुत हुआ था। तो दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत में जो जॉर्ज लेवेंतर ने बताया वो क्या बताया? इन्होंने बताया कि लगभग आपके ब्रह्मांड में 15 अरब पूर्व, कितना? लगभग 15 अरब पूर्व आपके ब्रह्मांड में एक अग्नि समान विशालकाय अग्निपिंड था। क्या था? एक विशालकाय अग्निपिंड था और वो धीरे धीरे ठंडा होने लगा। जब ये अग्नि जो पिंड था ये धीरे धीरे ठंडा होने लगा, इसके पश्चात इसमें अचानक विस्फोट होता है। विस्फोट की बोलते हैं बिग बैंग। तो दोस्तों अचानक विस्फोट होता है, विस्फोट होने की वजह से ये टुकड़ा कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। ये जो आपका पिंड था ये कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और ये फिर धीरे धीरे ठंडा होता है। ये टुकड़े भी धीरे धीरे ठंडा होने की वजह से इसमें फिर अचानक क्या होता है? अचानक फिर विस्फोट होता है और विस्फोट होने के उपरांत इसमें कई तारों का निर्माण होता है। क्या होता है? कई तारों का निर्माण होता है और निर्माण होने के पश्चात इसके बाद फिर विस्फोट होता है। ये प्रक्रिया जारी रहती है। तो पहले तारे का निर्माण होता है, तारों का निर्माण हुआ, इसके बाद आकाशगंगा का निर्माण हुआ, इसके बाद आपके सौरमंडल का निर्माण हुआ, इसके उपरांत ग्रह का निर्माण हुआ, इसके उपरांत आपके उपग्रह का निर्माण हुआ। इस प्रक्रिया से धीरे धीरे क्षुद्र ग्रह आपके जो बौने ग्रह हैं, इस प्रक्रिया से धीरे धीरे ये प्रक्रिया आज भी जारी है। ये हमारे वैज्ञानिकों का मानना है और ये भी मानना है कि जो आपकी ब्रह्मांड है इसका कोई एक तरीके से निश्चित दूरी नहीं है, इसका कोई निश्चित व्यास भी नहीं है और ये समय के अनुसार धीरे धीरे इसका विस्तार बढ़ता जा रहा है। ये वैज्ञानिकों का मानना है। तो ये प्रक्रिया आज भी जारी है। इसलिए सभी सिद्धांतों में से जो आपका सिद्धांत है बिग बैंग का सिद्धांत सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो केवल संक्षिप्त परिचय के रूप में था। अब हम अगले वीडियो से आपको ब्रह्मांड का पहला चैप्टर लेकर चलेंगे आकाशगंगा, और आकाशगंगा और तारों से संबंधित जानकारी देंगे। आपको आकाशगंगा के बारे में बताएंगे और इसके उपरांत हम आपको तारे की जन्म और मृत्यु से संबंधित जानकारी देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।